नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों में वोटर्स की संख्या बढ़ने लगी है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन 1 घंटे में आप देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए, वहीं पूजा पाठ करते हुए तमाम प्रत्याशी ताकि जीत सुनिश्चित हो पाए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां, सभी का पूरा जोर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के ओहान में सीएम जयराम ठाकुर ने अपना वोट डाल लिया है। वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल प्रदेश की जनता से यही अपील की गई है। आपको बता दें, खास तैयारी वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से भी की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब वोटिंग के लिए पहुंचे, हिमाचल प्रदेश में मतदान का 1 घंटे पूरा हो चुका है। 68 विधानसभा सीटों पर लगातार बीते 1 घंटे से मतदान जारी है। प्रदेश भर में 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार वोटिंग जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि इस राज्य में कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होनी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, जो सबसे तेज आप देखने वाले हैं आज तक पर। लेकिन हालात को बदलने में अपना योगदान दे प्रियंका गांधी ये अपील कर रही हैं, जिन्होंने कई चुनावी सभाएं की हैं। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं जब मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे, अब चेहरे उनके खिले हुए थे। हालांकि दावे भी उनकी ओर से तमाम किए जा रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा और सरकार उन्हीं की रहेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल अपने आप में कायम है। वायदों के पिटारों के साथ चुनावी मैदान में ये तमाम दिग्गज उतरे हुए थे। जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है कि किस तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास है, इसका जिक्र बार बार होना चाहिए। लेकिन किसका दांव चलेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताते चले, इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को बार बार सवालों के जवाब देने पड़े। मंडी में फिलहाल सीएम जयराम ठाकुर ने जब वोट डाले थे उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज का दिन इन तमाम दिग्गजों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी, जो सुबह 8 बजे से लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है वोटिंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी का अपना जोर है। उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार तो रिवाज पुराना ही चलेगा, यानी कि हर 5 सालों में जो सरकार बदल जाती है वैसी ही तस्वीर और तकदीर बनेगी हिमाचल की। लेकिन मुख्यमंत्री जब मतदान करने के बाद बाहर निकले, उनकी ओर से क्या दावे किए गए और वोटिंग की किस तरह से उन्होंने अपील की है, सुनिए जयराम ठाकुर को। देखिए, आपकी बार के चुनाव में अलग तरह की परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूं कि सरकार रिपीट हो रही है और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। You know, after Jairam Thakur has his vote, he says it's obviously a relieving moment for him, but no, this is a big task because the state इस तरह से लोग वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में So there you go, the CM speaking to us at this point of time, a crucial time पे, you know, speaking to मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। आज चुनाव के दिन भी बीजेपी की ही बात करते हुए यकीनन उनके ऊपर दारोमदार है। लेकिन क्या ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी रिवाज को बदलते हुए एक बार फिर से सत्ता कायम करने में क्या कामयाब रहेगी, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है उसके दावे में दम है? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चुनाव विश्लेषक हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद अग्निहोत्री जी। सबसे पहले प्रभु चावला जी आपसे शुरुआत करते हुए, आज तो मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंचे वोटिंग करने के लिए और दावे भी उनकी ओर से किए जा रहे हैं, एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? और आज तो उत्साह का दिन है मतदाताओं के लिए, क्या परिस्थितियां बनती हुई हिमाचल प्रदेश की आपको नजर आ रही हैं? देखो, मैं चुनाव के दौरान कैंपेन देख रहा था। प्रधानमंत्री चौथी बार चुनाव के लिए वहां पर गए हैं। 14 में गए थे, उसके बाद 17 में गए, उसके बाद 19 में गए, आप 22 में जा रहे हैं। उन्हें 5 वहां पर रैलियां की हैं, यानी कि वहां पर ये हो रहा है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हो रहा है। कांग्रेस का कोई फेस सामने है नहीं है। तो मोदी के नाम पर पिछले जितने भी चुनाव हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, लगभग 40 असेंबली और पार्लियामेंट मिलाकर के चले, तो मोदी के नाम पर लगभग चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरे के नाम से वोट नहीं माना जाता।
तो एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थ्योरी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। कई बार होता है कि पॉपुलैरिटी भी एक सीमा पर जाकर के नीचे आने की कोशिश होती है। 4 लोकसभा सीटों के लिए 5 रैलियां करना, वहां पर प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि टक्कर जो है कांटे की है। और सवाल ये होता है कि वहां पर इशू क्या है 5 साल के अंदर, क्योंकि हर बार सरकार वहां बदलती है कि चलता आ रहा है, क्या इस बार इतिहास बदलेगा नहीं, ये पहले दिखाने की कोशिश हो रही है। सब माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। जयराम ठाकुर की पत्नी नजर आ रही हैं, कमलजीत संधू उनसे बातचीत कर रही हैं, सुनते हैं। वो काम का उसके कारण एक वो सफलता प्राप्त करेंगे और ईश्वर का और लोगों का आशीर्वाद सदैव रहेगा, इसी आत्मविश्वास के साथ। डॉक्टर परिवार है, जयराम ठाकुर तो अलग से निकल कर आए हैं, आप लोग राजनीति से दूर रहे हैं। पहले तो एक बार फिर आप हमें दिखाइए कि आप लोगों ने वोट डाला है। तो ये 3 उंगलियां उठ गई हैं। डॉक्टर साधना है, प्रियंका है और उनकी छोटी बेटी भी है। तीनों से ही हम बात करते हैं। अहम मुद्दे आपको क्या लग रहा है कि खुद एज अ वोटर आपको क्या लगता है? एज अ वोटर हम सभी डेवलपमेंट पे और जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य हुए हैं उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको उसके लिए आगे आना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है, छोटी बेटी हैं आप, लेकिन यूथ के मुद्दे आपको लगता है कि क्या है? कई लोग बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, कई लोग बात कर रहे हैं प्राइस राइज की, तो आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? मतलब आई थिंक दैट इस बार मतलब इन 5 years में लोगों ने देख ही लिया है दैट काफी चेंज आया है एंड काफी डेवलपमेंट हुआ है दैट, तो मतलब जो भी इश्यूज हैं वो आगे भी। डॉक्टर प्रियंका से बात करते हैं, सबसे बड़ी बेटी हैं और सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन परिवार ने एक दूरी बना के रखी मीडिया से, एक दूरी बना के रखी एक पब्लिक लाइफ से, तो क्या इसके पीछे सोच? ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, ये हम खुद से वी आर ऑल शाई पीपल, तो हम दूर रहना प्रेफर करते हैं एंड हमने जो काम चूज किया है वी ट्राई टू हेल्प पीपल, तो वो हम डॉक्टर बन के भी। 23 लाख महिलाएं हैं इस बार जो वोटर हैं, तो किस तरह से अपील करें? हाँ जी, वो विमेन एम्पावरमेंट तो हिमाचल में काफी जरूरी है एंड वो दिख भी रहा है कि हो रही है, तो मैं अपील करता है और परिवार हमसे सीधा बात करता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे वोटर्स भी दिखाते हैं। आप देखिए एक कतार जो लगी हुई है, शायद कम लोग हैं लेकिन एक के बाद एक लगातार वोट हो रहे हैं। आप लोग बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्या क्या है? कोई बात करेगा आप में से? नहीं, शर्मा रहे हैं क्योंकि सादगी से रहते हैं और आप दिखा सकते हैं कि आप वोट करके आए हैं, तो कितना अहम है कि वोट करना चाहिए यहाँ पर? हाँ जी, वोट करना चाहिए। क्या मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में? किसको देख के वोट किया? हमने काम को देख के वोट किया है। काम को देख के वोट किया। और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में छोटी सी लाइन है। ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोटा सा गांव है, तांडी गांव, जहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे सड़कें भी कच्ची हैं, यानी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे बात की जा रही है। कई नेशनल मुद्दों, आर्टिकल 370 हो गया या बाकी मुद्दे हैं, उनको लाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है वो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है। और इस बार अग्नि परीक्षा है। बीजेपी बनाम कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की फिर पीछे हद तक काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस रेस में कोई किसी से कम नहीं है। खास तौर पे जो बागी हैं उन्होंने मुश्किल बढ़ाई हुई है। 68 सीटें हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मंडी, शिमला और कांगड़ा जीतता है, यानी 33 सीटें आती हैं, 50% सीटें इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट को जीतता है वही हिमाचल प्रदेश को जीतता है। लेकिन आज का दिन जनता का दिन है और वो तय करेंगे कि सरकार किसकी आएगी। महत्वपूर्ण है ये कि सरकार किसकी आएगी। मंडी में जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जयराम ठाकुर का यह गृह जिला है, वहां से वो आते हैं, उनके परिवार वालों की बातचीत भी आपने सुनी। लेकिन चूंकि यह विधानसभा का चुनाव है और उपचुनाव नहीं, बल्कि विधानसभा में क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे और जयराम ठाकुर के कामकाज पर वोट डाले जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो अपने दावों के बल पर बाजी मार ले जाएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। सत्येंद्र चौहान शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमला का बड़ा मुद्दा क्या है सत्येंद्र, और आसपास अगर आपके लोग हों उनसे बातचीत कर पाए? देखिए चित्रा, अगर शिमला की बात करें तो शिमला राजधानी है, लेकिन यहां पर सबसे अहम मुद्दा जो है वो पूरे राज्य में जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी,
ओल्ड पेंशन स्कीम, बिल्कुल। और इसके अलावा जो स्थानीय बागवान है, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर समझना होगा कि शिमला से ऊपर का जो पूरा इलाका है ये बागवानों का इलाका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बागवानों को जो पैकिंग होती है सेब की, उस पैकिंग के ऊपर 18% जीएसटी लगाई गई है, जिसको लेकर जो किसान है हिमाचल का वो जयराम ठाकुर से नाराज है। और जैसा कि स्टूडियो में अभी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस के, अगर मैं पोस्टर यहां पर कोई लगा हुआ दिखाऊं, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पोस्टर पर अभी भी वीरभद्र सिंह छाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर जयराम ठाकुर की बजाय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज कांग्रेस पार्टी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पूरी उसकी कमान संभाली हुई है। अभी आपने एक ऑडियो भी, वीडियो क्लिप भी सुनी होगी कि एक बागी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री खुद फोन कर जो है चुनाव से हटने की सलाह दे रहे हैं। तो यहां पर यह माना जाए कि अब की बार ये चुनाव है, कांटे की टक्कर का चुनाव है, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह समेत जेपी नड्डा, और देखिए जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहां पर यूथ हैं, युवा लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। और कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस में पहली बार चित्रा ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग नहीं हुई है, बल्कि जिस इनफाइटिंग के बारे में कांग्रेस को जाना जाता था वो इनफाइटिंग अब की बार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल का मिजाज कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर खासी संख्या में युवा खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि हिमाचल के इन चुनावों में आप क्या मुद्दा समझते हैं, क्या मुद्दा है? भाई कुछ मुद्दा नहीं, सब राजनीति है। सब राजनीति है, कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी हिमाचल में बढ़ी है, सही बात है, सही बात है, बेरोजगारी है। तो क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपके लिए कि लोगों को रोजगार मिले, कामकाज मिले? हाँ, मिलना चाहिए ना भाई। नेचुरल सी बात तो ये है कि मतलब हम जॉब करते हैं, ठीक है, हम एमसी शिमला में जॉब करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमको इतना टाइम हो गया, आज तक हमारा कुछ नहीं हो पाया है। बंदों को 10-10 साल हो गए, क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा इन्होंने? ये छोटी सी नॉर्मल सी बात है ना। अब 5 साल बाद आएगा, मोदी आएगा, बीजेपी है, लेना है देना, क्या करा इन्होंने? है तो सब राजनीति ना। तो चित्रा, लोगों को सुना आपने, लोग भी समझ रहे हैं। और हिमाचल के बारे में एक बात बता दूं, रिवायत और रिवाज ये रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदली है, और ये कहा जाता है कि हिमाचल को जो मतदाता है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर यानी कि स्थानीय मुद्दों पर वोट करता है। स्थानीय मुद्दों की बात की जाती है यहाँ पर, और पढ़े लिखे लोगों की तादाद बड़ी ज्यादा है यहाँ पर। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आखिरी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बूथ वो है जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा वोट डालते हैं। कांग्रेस में शायद अब की बार आनंद शर्मा ही कहीं ना कहीं हिमाचल चुनावों से गायब नजर आए हैं, बाकी कांग्रेस ठीक ठाक रही है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है कि कांग्रेस से आनंद शर्मा जहां पर आप मौजूद हैं वो वहां से गायब रहे और बाकी लोग वहां पर हावी होते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे की बड़ी वजह भी है, हमारे साथ जो पैनलिस्ट बने हुए हैं वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद जी, आपके पास सीधे आते हुए, चूंकि शिमला में मौजूद हैं सत्येंद्र, उन्होंने सेब की पैकेजिंग पर यह 12 से बढ़ाकर जो 18% जीएसटी कर दिया गया है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री से इस बारे में जब सवाल उन्होंने पूछा, जब लोगों ने पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार इसको कंपनसेट करेगी। आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वहां के लिए? नहीं, देखिए, हिमाचल में जैसा कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे, हाँ। सेब के किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बागान का, और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हर घर से लोग सरकारी नौकरी में हैं। और मुझे याद है, प्रभु जी बैठे हुए हैं, शांता कुमार जी एक बार सिर्फ इसलिए चुनाव हार गए थे, बीजेपी हार गई थी, कि सरकारी कर्मचारी नाराज थे उनकी नीतियों से। तो और हिमाचल का चुनाव, ये पहला चुनाव शायद ऐसा है जिसमें वीरभद्र सिंह और शांता कुमार जी अनुपस्थित हैं। शांता कुमार जी हैं अभी, वीरभद्र सिंह नहीं है हमारे बीच में, लेकिन शांता कुमार जी भी सक्रिय नहीं है, वरना ये पूरा चुनाव हिमाचल का इन्हीं दोनों नेताओं के नाम से लड़ा जाता था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, मोदी जी प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल के, इसलिए उनका हिमाचल से एक बड़ा सीधा कनेक्ट भी है। इसीलिए जब मोदी जी हिमाचल जाते हैं तो वो उसी तरह वहां एक्ट करते हैं जैसे वो आज भी प्रभारी हो हिमाचल के। इसीलिए आप देखिए, वो कभी बागी उम्मीदवार को मनाते हुए उनकी फोन आता है, कभी वो लोगों के सामने जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो बहुत झुक करके विनम्रता के साथ वोट मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका एक
कनेक्ट है। और निश्चित रूप से ये चुनाव जो है, जो कांग्रेस मान रही है, और कांग्रेस में महत्वपूर्ण चित्रा ये है कि प्रियंका गांधी इस चुनाव की वो है मुख्य चेहरा वहां पर। और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस जीतती है तो यूपी का जो उनका दाग लगा हुआ है, जो यूपी में इतनी मेहनत के बावजूद उनके परिणाम बहुत ही प्रतिकूल आए, तो अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो प्रियंका गांधी के लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। यहाँ राहुल और सोनिया पहुंचे ही नहीं थे, प्रियंका गांधी ने ही कमान संभाल रखी थी। बिल्कुल। और प्रियंका के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई था तो सचिन पायलट थे, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री। संजय जी, आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तराखंड वाला जो रिजल्ट रहा है उसको दोहराने की कोशिश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, इस बार की परिस्थिति उत्तराखंड की तरह ही नजर आ रही है या हिमाचल में बदला बदला सा माहौल है? क्या नजर आ रहा है, मुद्दा क्या है वहां का सबसे बड़ा? देखिए चित्रा, हालांकि हिमाचल पड़ोसी राज्य है अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो, लेकिन उत्तराखंड जैसा माहौल यहां दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है, उत्तराखंड में ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को एज है, या कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि चुनावी टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिमाचल में मुकाबला कहीं कड़ा है अगर हम उत्तराखंड से तुलना करें तो। और हिमाचल में आप देखें, दोनों पार्टियों की जो चुनाव लड़ने की नीति है बिल्कुल अलग है। जिन बातों का पहले भी जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस सारे लोकल मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, और आपने देखा होगा कि और बीजेपी जो है वो सब नेशनल मुद्दों को उठा रही है, और दोनों एक दूसरे की बातों को काट नहीं रहे। जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का या जीएसटी जो पैकेजिंग पर बढ़ाया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वो चाहती है कि जितना लोकलाइज्ड होगा चुनाव उतना उनके पक्ष में जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी चाहती है इन लोकल मुद्दों से लोगों को के ध्यान को भटकाया जाए और बड़े मुद्दे लेके आए। और एक बड़ा मुद्दा उन्होंने टच करने की कोशिश की है, विमेन एम्पावरमेंट की। आप देखिए, कई स्कीम्स की घोषणा की गई है। 6 से 12 साल के लड़कियों को साइकिल दी जाएगी, जो लड़कियां कॉलेज जाएंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। और मुझे लगता है इस बात का ध्यान रखते हुए कि विमेन टर्नआउट हिमाचल में बहुत रहा है। आपने लड़कियों की बात की, जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर की ये तस्वीरें हैं, जब परिवार की तस्वीरें, जब वोटिंग के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे, और उनका ये गृह जिला है। उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर आपको तस्वीरों में बहुत ज्यादा खिलखिलाती मुस्कुराती नजर आ रही हैं, लेकिन क्या रिजल्ट वाले दिन भी ऐसी ही मुस्कुराहट परिवार की बरकरार रहेगी, बड़ा सवाल है। इनकी दोनों ही बेटियां आपको नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर, और बेटियों को लेकर, उनको अलग अलग तरीके से लुभाने को लेकर, और खासतौर से जो पहली बार मतदान करने के लिए जा रहे हैं, ये मुद्दा मैं सीधे प्रभु जी आपके पास आते हुए, परिवार खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है, उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है, और इसी के साथ सवाल भी कायम है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा 8 तारीख को भी दिखेगा क्या? जितना मेरे को देखा इस चुनाव के अंदर, आपने बहुत बार सुना होगा अमित शाह जी को और बाकी लोगों को परिवारवाद की बात करते हुए, बाप बेटा बाप बेटी का बार बार नारा लगा रहे थे। तो आप भी दिखा रही हैं, क्योंकि लड़कियां जो है कैसे चुनाव के अंदर सामने पहली बार शायद वोट डाल के आई हैं, तो वोट डालने के लिए गई हैं। परिवार इंपॉर्टेंट होता जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नई चीजें सामने, नई जनरेशन आ रही है। सब माफी के साथ फिर से रोकना पड़ा है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तस्वीरें आपके सामने हैं बिलासपुर में। आपको बता दें, ताबड़तोड़ कई रैलियां की गई हैं जेपी नड्डा की ओर से। आज सुबह सुबह हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनके पत्नी से भी बातचीत की, दाव जीत का वो लगाती हुई नजर आ रही थी, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उम्मीद है कि कम से कम मीडिया में आकर वो कुछ बातें कहें। अब जी अशोक सिंघल, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप बातचीत कीजिए। अशोक। बिल्कुल चित्रा, देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनकी पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। अभी वोट डालेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वो हमारे साथ मौजूद है। पूजा अर्चना वो करते हैं सुबह सुबह, वोट डालने से पहले दिन की शुरुआत ही पूजा अर्चना से करते हैं। नड्डा जी, किस ढंग से देखते हैं आज का दिन, कितना अहम है आपके लिए? हर दिन अहम होता है, और आज का दिन विशेष है। आज का दिन विशेष इसलिए है कि हिमाचल की देवतुल्य जनता अगले 5 साल के लिए अपना निर्णय करने वाली है, और वह विवेकपूर्ण तरीके से प्रदेश के हित में और देश के हित में निर्णय करने वाली है। इसलिए आज का दिन एक तरीके से अगले 5 साल की नींव रखने वाला दिन है, इसलिए विशेष है। रिवाज बदलेगा, या क्योंकि जो रही है परंपरा, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार क्या कुछ बदलाव? जो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा, कोई उल्टा पलटी नहीं होगी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का अथाह प्रेम, अटूट विश्वास, और जयराम जी ने जिस तरीके से जमीन पर सारी चीजों को उतारा है, उसके लिए हिमाचल की जनता इच्छुक है, उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। तो आज मंदिर भी पहुंचे, देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जी और उनका परिवार मंदिर पहुंचा है। क्या मांगने आए हैं भगवान से आप?
देखिए, मैं भगवान से हमेशा एक ही बात मानता हूं कि समाज में शांति रहे, सुख शांति रहे, समाज विकास करे और समाज के सभी सदस्य मंगलमय रहें। और उसके लिए मुझे एक समाज में एक अच्छी सदस्य के नाते, एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते मैं भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा सकूं। बिल्कुल देख सकते हैं मल्लिका नड्डा जी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ है। मैम, भगवान आज के दिन को किस ढंग से देखते हैं? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है आज, और इस उत्सव में हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और डबल इंजन की सरकार बने, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार सब लोग अपने वोट के माध्यम से व्यक्त करें। देख सकते हैं कि नड्डा जी और उनका परिवार, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, हरीश जी, किस ढंग से देखते हैं? आपने बहुत काम किया यहाँ पे बिलासपुर के इलाकों में, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप गए, युवाओं में आप खासतौर से काम कर रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं इस बार? युवा बहुत ही मोटिवेटेड है और युवा ये देख पाया है कि कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें उनको रोजगार मिला है और जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित है। और जो हमारे यहाँ पे एक समस्या रहती है ड्रग्स की, नशे की, उसके प्रति आज सारा युवा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जुड़ेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, युवा भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने खासतौर से काफी कैंपेन किया, युवा है तो आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? उनके कैंपेन का हमको यहाँ पे ऐसा कोई असर दिखा नहीं। खासकर बिलासपुर में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं था, उन क्षेत्रों में कोई ऐसा असर उनका दिखा नहीं, ना ही कोई ऐसे यूथ उनसे मोटिवेटेड है या उनसे प्रोत्साहित हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में अच्छे युवा नेतृत्व है, अच्छा युवा लोग हैं, तो हमारे पार्टी के लोग ज़्यादा मोटिवेटेड उन लोगों से हैं और उस यूथ मोदी जी के से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बिल्कुल, मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देख सकते हैं कि जयप्रकाश नड्डा जी, उनका परिवार यहाँ पे पूरा पूजा अर्चना कर रहा है और नड्डा जी का यही कहना है। हाँ, देखिए उनकी भाभी भी हैं, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। नड्डा साहब के भाई भी हैं यहाँ पे, पहली बार टीवी पे आप उनको देखेंगे। आप किस ढंग से देखते हैं इस बार चुनाव को? बहुत अच्छा है, ये उत्सव का विषय है ये चुनाव, और हम श्योर हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और इसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। नहीं है, देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नड्डा साहब के भाई थे, पहली बार लोगों ने टीवी पे देखा होगा इनको, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। लेकिन देखिए नड्डा साहब और उनके परिवार ने पूजा अर्चना की। आपकी जो आपने मांगा है भगवान से, आपकी इच्छा पूरी होगी नड्डा साहब? मैं क्योंकि समाज के लिए मांगता हूं, मेरी इच्छा भगवान ने हमेशा पूरी की है और क्योंकि वो एक अच्छे हित के लिए मैं कहता हूं, तो भगवान हमेशा भारतवर्ष पर एक तरीके से उनका आशीर्वाद रहता है, तो इसलिए उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैं क्योंकि समाज के लिए ही प्रार्थना करता हूं और समाज में इतनी ताकत है जिसको ईश्वर सुनता भी है और हमें सफलता भी देता है। तो पूजा आज खास तौर से की है या हर रोज ही रूटीन आप? नहीं, प्रतिदिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से निकलने के पहले मैं इधर आता हूँ। यह मेरी नवग्रह वाटिका भी है, श्रीमती जी ने बनाई है। मैं इसको भी एक बार नमस्कार करके, और इस हमारे बुजुर्गों ने, पिताजी ने ये मंदिर बनाया है, सिद्ध का मंदिर, इसको सिद्ध का मंदिर कहते हैं। जी जी। तो ये तपोस्थली जैसी है, तो यहाँ पिताजी ने बनाया है, तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ चक्कर लगाता हूँ और इसके बाद ही मैं प्रस्थान करता हूँ हमेशा यहाँ। कितना बड़ा आपका होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये चुनाव? अशोक जी, आप जानते हैं मेरे लिए हर चुनाव चैलेंज होता है और हर चुनाव को मैं उसी तरीके से देखता हूँ। अभी यहाँ से निकलूंगा तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव आ जाएगा और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के साथ साथ गुजरात का चल ही रहा है। तो कल भी मैंने गुजरात की मीटिंग ली थी और एमसीडी की मीटिंग ली थी और उसके बाद वहाँ से हम आज हमने एमसीडी के टिकटों का फाइनल करना है।
तो उसके लिए भी हम यहीं से वीसी से जुड़ेंगे और शाम तक आप देखेंगे कि हम कुछ फैसले एमसीडी की भी कर पाएंगे। गुजरात पे भी नजर, एमसीडी पे भी नजर। बीजेपी के बारे में कहा जाता है एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने 24/7 365 डेज काम करना सीखा है और इसलिए पूरी तन्मयता से वन आफ्टर अनदर हम चुनाव को लड़ते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। ये अपना चुनाव है, वो पराया चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चुनाव हमारे हुए और सब चुनाव के प्रति मैं उसी तरीके से एक जिसको कहते हैं जागरूक भी रहता हूं। और सारी पार्टी करोड़ों कार्यकर्ता लगते हैं, लाखों कार्यकर्ता लगते हैं। नड्डा जी, कहा जा रहा है इस बार का चुनाव बहुत टाइट है, जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या वजह क्या है? क्या रिवाज जो रहा है, परंपरा रही है, वो चलती रहेगी या कुछ उसमें बीजेपी जिस ढंग से पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, और आपका तो होम स्टेट है, आपने भी डेरा डाला हुआ है, तो आपको लगता है कुछ टाइट सिचुएशन है? क्योंकि बागी भी बहुत खड़े हैं, उन बागियों की वजह से नुकसान होगा? देखिए, हर चुनाव आप कहते हैं टाइट है और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ, और आप रिकॉर्ड में लेते हैं अशोक जी मुझे, कि और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबली हम जीतेंगे और हम जीतते भी हैं। तो यह भी कोई चुनाव टाइट नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। लोग प्रजातंत्र में बोलते नहीं है, हमें नजरें पहचाननी पड़ती है और नजरें से जानना पड़ता है, और मैं नजरों को पढ़ने में अच्छा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों ने ही मन बना लिया है। और जहां तक आपने बात की कुछ बागी खड़े हो गए हैं, ये डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ लोग जो जिसको टिकट मिलता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, बाकी लोग फिर देखते ही रह जाते हैं। तो देखिए नड्डा जी, गायें जो है हमेशा से ये मंदिर में पूजा करने बाद गायों को रोटी देते हैं, उनको खिलाते हैं, और हमेशा से इनकी शुरुआत यहीं से होती है। और वोट डालने से पहले नड्डा जी देखिए पूरे परिवार के साथ गायों के बीच पहुंचे हैं और उनको पेड़ा और खाना खिला रहे हैं। देख सकते हैं कि नड्डा जी का हमेशा से ये रूटीन रहा है। तो नड्डा जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बार का चुनाव पिछली बार से कुछ अलग चुनाव है। बिल्कुल, देखिए नड्डा जी पूरे परिवार के साथ यहाँ मैं ये बात कर रहा था आपसे, क्या पिछली बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव अलग है पिछली बार से? हर चुनाव अपने तरीके से अलग होता है। उस समय कांग्रेस से हम निकल करके आ रहे थे। इस बार के चुनाव में लोगों ने जो मन बनाया है वो मोदी जी को आशीर्वाद देने का और जयराम जी के काम को और मोदी जी का जो आशीर्वाद हिमाचल को मिला है उसको चुनाव है। कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के कांग्रेस काफी अग्रेसिव है। देखिए, पूरा करेंगे जैसे सत्ता में लोग। देखिए, कांग्रेस को कोई सीरियसली यहां लेता नहीं है। ओपीएस बंद भी उन्होंने किया था, एनपीएस लाए भी वो थे, अब बोल बैठे कि हम देंगे नहीं। न जवानी जमा खर्च से कौन पूछता है उनको, कौन सब लोग जानते हैं कि ना उन्होंने देना है, ना कुछ उनको मिलना है, न ही उनको कुछ इसमें से कुछ होना है। लोगों को विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम चीजों को, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, हम विकास के नए तीर्थ स्थापित करेंगे। एम्स दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अटल टनल बना करके जनता को समर्पित कर दिया, डिफेंस के लिए बहुत बड़ी वो है। यहाँ 2024 तक रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। तो ये मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और लोगों का आशीर्वाद इस पर मिल रहा है, मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ मल्लिका जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की नड्डा साहब ने, आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ की इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं, इस बार अलग हट करके अपने ढंग से बीजेपी को जितवाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 11 ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल है, लड़कियों के, छात्राओं की शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने की एक पहल है, और महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उनको स्वावलंबन बनाने की दृष्टि से, आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और कार्य करने के लिए संकल्पित है। नड्डा जी, क्या बागी इतनी बड़ी चुनौती है? प्रधानमंत्री ने अपील भी की एक बागी से, उसके बाद भी वो नहीं माने, तो आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है बागियों से निपटना भी? नहीं, मैंने कहा ना आपको, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसके साथ जनता भी चल पड़ती है और पूरा पार्टी का काडर भी चल पड़ता है।
इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। और आपने देखा होगा माहौल, कौन बात कर रहा है बागियों की? ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लोग एक राजनीतिक पंडित के रूप में आप इन बातों को रखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई इन बातों को ध्यान में लेता है, क्योंकि लोगों को आस्था है तो भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को ही वो समर्थन देते हैं। बिल्कुल। तो क्या जयराम ठाकुर ही अगले सीएम होंगे अगर पार्टी सत्ता में आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और यहाँ नेतृत्व जयराम ठाकुर जी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो त्रिकोणा मुकाबला बागी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है? कोई त्रिकोणा मुकाबला नहीं है अशोक जी। ये गए थे लड़ने उत्तर प्रदेश में 350 सीट में 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। उसके बाद ये गए थे उत्तराखंड में लड़ने में 69 में 65 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। ये गए लड़ने गोवा में तो 39 सीट्स में 35 सीट्स पे जमानत जब्त करा ली। और यहाँ अशोक जी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। ये तो क्रीज पर आए पीछे गए पहले। और हिमाचल की जनता जानती है, पंजाब को देख रही है किस तरीके से पंजाब में लॉलेसनेस हो गया, किस तरीके से वहां के एम्प्लॉय आकर के यहाँ केजरीवाल को उन्होंने बोलने नहीं दिया। ये तो दूर जाते हैं गुजरात, ताकि दिल्ली की और पंजाब का पोल्यूशन वहां ना पहुंचे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बीजेपी के लिए इस बार? विकास, विकास और विकास। और ये मेरा नहीं, हिमाचल की जनता का मुद्दा है। ये पिछड़ा हुआ प्रदेश था, किनारे कटा हुआ प्रदेश था, आज मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। आप 4 लेन से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, आप देखिए यहाँ पर 3 फेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी पावर है यहाँ पर। आप सड़क से चल करके आए, कितनी अच्छी सड़कें मेंटेन्ड हैं। कोई व्यक्ति, पहले सब लोग शहर में रहते थे और कहते थे कि हमारे वहाँ क्वार्टर है या मैंने वहाँ मकान खरीदा है या मैंने वो किया है। और आज हमारे लोग, कोई गांव में, कोई शहर में नहीं रहता है, सब अपना काम शहर में करते हैं। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, दे आर बैक टू देयर होम। लेकिन कांग्रेस कह रही है महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। कांग्रेस के लोग ऊपर से नीचे तक न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानकारी हासिल करते हैं। आप बताइए, सारे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया कि नहीं आया? आप बताइए, यूक्रेन की मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताइए, कोरोना में अमेरिका के इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? आप बताइए, यूरोप में इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? और इस कोरोना में स्टेबल इंडियन इकोनॉमी चल रही है कि नहीं चल रही है? और आज हम ब्रिटानिया को पछाड़कर नंबर 5 की इकोनॉमी बन गए, नंबर 5 की दुनिया में हम अर्थव्यवस्था बन गए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम एक तरीके से लीप ले रहे हैं। तो हम नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यस, there are challenges and these challenges are being met with very deep rooted national interest policies being implemented by Narendra Modi ji. थोड़ा गुजरात और एमसीडी की बात भी कर लें नड्डा साहब। 2-3 सवाल हैं। गुजरात में भी त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, जो दिल्ली मॉडल है उसके बाद उन्होंने पंजाब जीता और उसी मॉडल के हिसाब से गुजरात भी जीतेंगे। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को प्रश्रय दे दिया। और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया, वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे। और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहां तक पहुंची हुई है, लोगों को मालूम है इनका चरित्र, चेहरा, और ये गुजरात जाकर के करते हैं। लेकिन दिल्ली में भी साफ होंगे और गुजरात में तो खड़े नहीं हो पाए। त्रिकोणा मुकाबला पहली बार गुजरात में नहीं है। त्रिकोणा मुकाबला, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये हर जगह हल्ला करते। त्रिकोणा मुकाबला के तो सरकार बना रहे थे उत्तराखंड में। इनका अध्यक्ष आजकल हमारे, इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स हमने बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, वो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इनकी दुनिया खुद का एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। 2 लाख रुपए का केमिकल खरीद के पराली जलाने चले थे, उसको समाप्त करने चले थे। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। कहां डालेंगे इनको हम? मेरी बात को आप ना करवा दीजिए जरा। आरटीआई में पूछ करके देख लिए। 2 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन इन पूसा फॉर मेकिंग अ केमिकल टू फिनिश और टू एड्रेस द इशू ऑफ पराली, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। और पराली कहां जली? 18% पंजाब में इस बार ज्यादा पराली जली। किसकी सरकार है पंजाब में?
और दिल्ली के लोगों को गैस चेंबर बना दिया उनको रहने के लिए। तो ये तो आप मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ के ये चैंपियन है। और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जान गई है, हिमाचल पहले ही बहुत जागरूक है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लोगों को बता देते हैं। कहा जा रहा है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की गुजरात में, और आप लोगों ने काफी सीटिंग विधायकों को बदला, इवन विजय रूपानी जैसे, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को जो मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम, उन सबको आपने उठा के टिकट नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, देयर इज प्रो इनकम्बेंसी। हम हमेशा प्रो इनकम्बेंसी। हिमाचल में आए आप घूम रहे हैं, आपको कभी जयराम जी के खिलाफ कोई शिकायत सुनी आपने? कहीं आपने कोई वातावरण देखा? देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी। द सेम वे देयर इज ऑल्सो प्रो इनकम्बेंसी इन गुजरात। हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से जनरेशनल चेंज ये हमारा तरीका है, इसलिए हम लीडर्स को नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं और पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नए लोगों को डालते हैं। हमारे यहाँ एक भी जिला अध्यक्ष दिखा दीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसकी उम्र 45 से ज्यादा हो। वी डोंट अलाउ। आप मुझे एक भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष दिखा दीजिए जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो। तो वी लुक फॉर, तो ये कैसे होता है? तो किसी न किसी को हटाएंगे तभी लाएंगे ना। तो उसी तरीके से हमारे यंग चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इज यंग चीफ मिनिस्टर, पुष्कर धामी इज यंग चीफ मिनिस्टर, योगी जी हिमसेल्फ इज वेरी यंग। तो हमारे यहाँ इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन नड्डा साहब, ये कहा जा रहा है कि मोदी का नाम का सहारा बचा है, कि स्टेट लीडर्स या मोदी ही सबसे बड़े, आपको लगता है कि ब्रांड आपकी पार्टी? देखिए, मोदी जी दुनिया की एक शख्सियत है और देश के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दुनिया उनकी बात को सुनती है, तो उनका हम सदुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनका उपयोग होना चाहिए, समाज के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई हम उनको ही देखिए, अब यहाँ आए, उन्होंने 4 रैलियां की, 4 लोकसभा, एक रैली एक सभा में की, और उन्होंने बात की। उनकी बात का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या हम उसको उनका लाभ न लें? लोगों को उन पर विश्वास है, लोग उनको देख करके वोट देते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिस पर समाज आगे मानता है, हम उनका उपयोग करते हैं। एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल, ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव गुजरात चुनाव के पैरेलल किए हैं ताकि केजरीवाल को फंसा के रखें। अगर गुजरात जाएंगे तो एमसीडी सफर करेगी, एमसीडी में रहेंगे तो गुजरात। तो क्या स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की? देखिए, ये अजब बात है। चुनाव हम डिलिमिटेशन कराते हैं तो बोले भाग गए चुनाव से, जब चुनाव कराते हैं तो बोलते हैं चुनाव ऐसे वक्त कर दिया। इनसे तो भगवान बचाए। ऐसा तो होगा नहीं कि अंपायर इनकी मर्जी का होगा, क्रिकेट फील्ड भी इनकी मर्जी का होगा, क्रीज भी इनकी मर्जी का होगा, और बॉलर बॉल भी इनकी मर्जी का फेंकेगा। ऐसा नहीं होता। उनका कहना है कूड़े के ढेर, दिल्ली की खस्ताहाल सड़कें, सफाई नहीं, ये सब मुद्दे बनेंगे इनके, कूड़े के ढेर। ठीक है ना, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे कि हमने आपको 300+ करोड़ रुपए दिया है सारी चीजों के मैनेजमेंट के लिए, आपने नहीं खर्च किया, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आप ही इन सब चीजों को क्रिएट करते रहे, क्योंकि आपको लोगों के हितों से लेना देना नहीं है। राजनीति करना आपकी आदत है, आपकी फितरत है, और आपको इस बार एमसीडी में दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। नड्डा साहब, एक सवाल ये है कि हिमाचल आपका होम स्टेट है, तो कितना बड़ा आपके ऊपर दबाव या बर्डन है दोबारा से सत्ता में लाना बीजेपी? देखिए, मैं हमेशा कोई बर्डन नहीं रखता। हर चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के लगते हैं। इतनी बड़ी नेताओं की फौज है, तो इसलिए मुझे बर्डन रखने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर के काम करते हैं। हाँ, मैं इतनी चिंता जरूर करता हूं कि किसी की भी काम का उपयोग न हो, यह संभव नहीं है। सबका उपयोग हम करते हैं, और हम चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। आपके बेटे भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और खास तौर से कई कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार भी वो युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। क्या वो भी राजनीति में आएंगे? नहीं, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। एक पॉलिटिकल फैमिली में बचपन से ही पॉलिटिकल अवेकनिंग आ जाती है, परिवार को देखते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि परिवारवाद नहीं चलता है, तो परिवारवाद में हम ही को एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, इसलिए उनका राजनीति में इस तरीके से नहीं। हाँ, अब चुनाव होंगे और उनको लोग सुनते हैं और उनको लोग जानते हैं, तो चुनाव में आकर के मेहनत करेंगे। एक आखिरी सवाल, हिमाचल की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल की जनता देवतुल्य है, अपना भविष्य अच्छे से जानती है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना वोट आप जरूर डालें, और प्रदेश हित में और देश हित में आप डालेंगे ही। मेरा आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं कि चित्रा नड्डा साहब और उनका परिवार बहुत उम्मीद पाले हुए है। उनका दावा भी है कि रिवाज बदलेगा और दोबारा से बीजेपी सत्ता में लौटेगी, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो वोट मांग रहे लोगों के बीच जा रहे हैं। राज रहेगा, रिवाज
बदलेगा। बार बार इस बारे में जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। अशोक सिंघल उनसे बातचीत करते हुए बिलासपुर, आपको बता दें इसी जगह से, इसी हिमाचल प्रदेश से 1984 में छात्र संघ से अपने चुनावी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने जीते भी थे, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1993 में बिलासपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 1994 से 98 तक वो विधानसभा में राज्य के नेता भी रहे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 20 चुनावी रैलियां हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस वोट पेंशन की एक बड़ा काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उनको वोट करेंगे। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल के इलेक्शन वीरभद्र जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं चुनाव लड़ सके। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे एक कमी खलती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जब जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहाँ की रीति और रिवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। रिवायत बदल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। अनुराग जी, रेबल्स को कितनी बड़ी चुनौती मांगते हैं आप? सॉरी, रेबल्स को कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहां पर होने जा रहे हैं, जहां से 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दूसरी ओर जो एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। पिछली बार हमीरपुर में 5 में से आप लोग 2 सीटें जीते थे और लोकसभा जो आपकी पूरी उसमें हम पहले से ज्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर
फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। आपका लेना तो आप ले। केंद्रीय मंत्री और युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश का 48 साल के अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। 12 चुनावी सभाएं उन्होंने की हैं बड़ी। इसके अलावा छोटी छोटी जगहों पर भी जाकर हिमाचल प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के जो 21 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उसको बीजेपी की ये दिग्गज कैसे साधेंगे? प्रभु जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, सीधे यही सवाल जेपी नड्डा जी से भी यही पूछा गया, यही अनुराग ठाकुर से, लेकिन गोलमोल जवाब देते हुए 21 बागी चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से। जैसे पहले बातचीत हो रही कि स्ट्रेटेजी बड़ी अलग है। मैंने लगभग 22-23 मिनट का इंटरव्यू नड्डा साहब का सुना। एक बार भी उन्होंने डबल इंजन का सड़क वर्क यूज किया, एक बार भी उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर ठाकुर साहब जो बोल रहे थे, युवा नेता इनके, उनके फादर साथ में पीछे बैठे हुए थे, तो पिता पुत्र की बात वहां भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम से वोट नहीं मांग रहे, डबल इंजन के नाम से भी वोट नहीं मांग रहे, केवल मोदी के नाम मांग रहे हैं। वहां पर लोकल इश्यू को बात करना ही चाहते। देखो आज दिखा रहे हैं कि वहां का पार्टी का एक अध्यक्ष मंदिर के सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, बार बार घंटियां बजा रहा है, बार बार राम का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो अगर आप अपने इलेक्शन की कवरेज जो है चुनाव वाले दिन मंदिर से शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि भगवान भरोसे आप जीतना चाहते हैं, काम भरोसे नहीं जीतना चाहते। ये एक स्ट्रैटेजी बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि इतने नेता उनके गए, जितने भी नेता, एक तो कास्ट देखिए, अगर आप देख लीजिए, योगी जी को ठाकुर हैं, धामी जी गए ठाकुर हैं, राजनाथ जी गए ठाकुर हैं, अपने बेटे, उनके बाप बेटा, वो दोनों ठाकुर हैं। ये सब लगता है कि एक तरह की ब्राह्मण जो वहां पर किसी जमाने में बीजेपी के साथ थोड़ा था, कांग्रेस का बाद में चला गया, आनंद शर्मा की नाथ भी निगी गया, तो वहां पर परिवर्तन लगता है। बीजेपी के पास नेता इतने सारे हैं, 12 मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर गए, अध्यक्ष वहां गए, प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के काम का प्रचारक नाम किया ही नहीं। एक बार शुरू में नाम दिया था, शुरू में प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद किसी ने भी वहां की सरकार ने क्या किया 5 साल के अंदर, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो मेरे को लगता है कि परिवारवाद वहां भी है, पर काम के नाम पर वोट नहीं माना जा रहा है, केवल मोदी जी के नाम पर वोट माना जा रहा है। शुरू में भी कहा कि मोदी जी को कब तक आगे करके आप वोट लेते रहेंगे स्टेट इलेक्शन में, ये इस हिमाचल के रिजल्ट से पता लग जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर भी हम सब ने देखा उत्तराखंड में किस तरह की, जब मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाते हैं और वहां पर बीजेपी शानदार जीत हासिल करती है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी, तो क्या मोदी के चेहरे पर हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से 2017 जैसा ही करेगी वोट, या फिर इस बार रिवाज भी बदलेगा, राज भी बदलेगा? हालांकि स्थिति क्या रहेगी यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पार्टियों के अपने अपने दावे। 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, बड़ी कवरेज जारी रहेगी।